आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। वैसे तो देखा जाए हल्दी एक साधारण सा मसाला है, लेकिन हल्दी एंटीबायोटिक होती है और इसका रेगुलर यूज करने से सभी तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अब मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच दालचीनी पाउडर। दालचीनी जो कि स्टिक फॉर्म में होती है और आप जिसे सब्जी में फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, उसी दालचीनी को ग्राइंड करके मैंने इसका पाउडर बना लिया है। दालचीनी का रेगुलर यूज करके सर्दी, खांसी और जुकाम से बचा जा सकता है। अब मैंने लिया है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस अश्वगंधा चूर्ण में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती हैं। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जबकि हमारे चारों ओर इन्फेक्शन का खतरा है, इसीलिए इस अश्वगंधा चूर्ण का रेगुलर यूज हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अब हम एक बड़ा चम्मच ही अश्वगंधा चूर्ण लेंगे। अब हमने लिया है सौंठ पाउडर। इसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहा जाता है। सौंठ पाउडर का रेगुलर यूज भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए हम एक बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर लेंगे। सौंठ पाउडर आपको सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने लिया है गिलोय शहद। गिलोय को गुड़ची और अमृता नाम से भी जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुरता में होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं और कोशिकाओं को स्वस्थ एवं बीमारियों से दूर रखते हैं। इसीलिए रेगुलरली गिलोय का यूज करके आप सभी तरह के बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एक बड़ा चम्मच ही हमने गिलोय शहद लिया है। एक छोटा चम्मच हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च ये भी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। पूरी सामग्री को एक साथ मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका पेस्ट बनाना है। मसाला पेस्ट बनाते समय एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसी तरह की थिक कंसिस्टेंसी का मसाला पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब हमने ले लिया है एक पैन और इस पैन को मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं 4 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। इस इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी को बनाने के लिए हमें देसी घी का ही यूज करना है। घी को मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद अब हम इस पैन में ऐड करेंगे गोंद। ये मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है। अब इस गोंद में से करीब एक बड़ा चम्मच गोंद हम एक बार में ऐड करेंगे। अब इस गोंद को मीडियम हीट पर भूनना है। गोंद को जब आप भूनना स्टार्ट करेंगे तो इससे चटकने की आवाज आती है और जब गोंद अच्छी तरह से भून जाता है तो इससे चटकने की आवाज बंद हो जाती है। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब गोंद अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखिए, पूरा गोंद पॉपकॉर्न की तरह से फूल चुका है। इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ गोंद भी भूनकर तैयार करेंगे। पूरे गोंद को भूनने के बाद अभी हमारे पास पैन में थोड़ा सा घी बचा हुआ है। अब इसी घी में हम 50 ग्राम मखाने भूनेंगे। मखाने को भी हमें मीडियम हीट पर ही भूनना है। मखाने को भूनते हुए करीब 4 मिनट हो चुके हैं और 4 मिनट के बाद मैंने एक मखाने को क्रश करके देखा है, तो ये देखिए मखाना पूरी तरह से क्रश हो रहा है। इसका मतलब मखाना अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम सेम पैन में 2 बड़े चम्मच घी फिर से ऐड करेंगे। घी को मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम बादाम। काजू और बादाम दोनों को ही हमें मीडियम हीट पर ही भूनना है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस रेसिपी में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यदि उसमें से आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पर अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। काजू और बादाम को भूनते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और अब काजू बादाम का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बस हमें काजू और बादाम को इतना ही भूनना है। अब हम बचे हुए घी में 50 ग्राम किशमिश ऐड करेंगे और किशमिश को भी हमें मीडियम हीट पर ही भूनना है। किशमिश को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही किशमिश बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह से फूल जाती हैं। जब किशमिश भूनते हुए इस तरह की शेप में आ जाए तब आपको हीट को तुरंत ही बंद कर देना है, क्योंकि किशमिश को हमें बस इतना ही भूनना है। अब हमने लिया है 50 ग्राम नारियल। जो सूखा नारियल होता है उसी को मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। सूखे नारियल की जगह पर आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं। अब नारियल को हमें लो हीट पर भूनना है। नारियल को भूनते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है और नारियल का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। नारियल को बस हमें इतना ही भूनना है। सेम पैन में अब हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच घी। घी को मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला पेस्ट। मसाला पेस्ट को लो हीट पर भूनना है। ये मसाला शुरू में पैन के साथ बहुत चिपकता है, इसीलिए इस मसाले को बराबर चलाते हुए भूनना है। धीरे धीरे मसाला पूरे घी को एब्सॉर्ब कर लेगा और इसका पैन में चिपकना कम हो जाएगा।
लो हीट पर मसाले को हमने करीब 4 मिनट तक भून लिया है और ये देखिए अब ये मसाला पैन की साइडों से बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी इस तरह से ड्राई हो चुकी है। मसाले को हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी तक भूनना है। अब भुने हुए इस गोंद को एक बॉल की हेल्प से क्रश करेंगे। आप चाहें तो इस गोंद को मिक्सी से ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट से भी कम में बॉल की हेल्प से गोंद को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। काजू और बादाम को मैंने एक जिप लॉक बैग में ट्रांसफर कर लिया है और इसे बेलन की हेल्प से बहुत ही इजीली इस तरह से क्रश किया जा सकता है। जिपलॉक बैग का यूज करके आप बहुत ही कम एनर्जी और बहुत ही कम टाइम में ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से क्रश कर सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट से भी कम में काजू और बादाम बहुत ही बढ़िया क्रश हो चुके हैं। अब हम काजू और बादाम को गोंद के साथ ही ऐड कर लेते हैं। मखाने को भी हम जिपलॉक बैग की हेल्प से ही क्रश करेंगे। बहुत ही कम टाइम में मखाने भी क्रश हो चुके हैं। अब हम इनको भी बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ ही ऐड कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे किशमिश, नारियल और मसाले। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद अब मैं ऐड करूंगी 500 ग्राम गेहूं का आटा। इस आटे को अब हमें मीडियम हीट पर ही भूनना है और इस आटे को भूनते हुए हमें बराबर आटे को इसी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि पूरा आटा अच्छी तरह से भून सके। आटे को भूनते हुए कभी भी हीट को हाई नहीं करना चाहिए क्योंकि हाई हीट पर आटे का कलर तुरंत ही चेंज होने लगेगा, लेकिन आटे का कच्चापन दूर नहीं हो पाएगा और कच्चा आटा हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। यदि आप आटे को लो हीट पर भूनेंगे तो आटे को भूनने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आटे को हमेशा ही मीडियम हीट पर ही भूनना चाहिए। आटे को भूनते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में आटा बहुत ही बढ़िया भून चुका है। जब आटा अच्छी तरह से भून जाता है तो इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब भुने हुए आटे को भी हम बाकी सामग्री के साथ ऐड करेंगे और पूरी सामग्री को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने जो मसाले लिए हैं उन मसालों को भूनने के बाद मसाले में थोड़े से लम्स बन जाते हैं, तो इन लम्स को इस तरह से प्रेस करके पूरी तरह से खत्म करना है। पूरी सामग्री को एक साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम एक कढ़ाई में 150 ml पानी ऐड करेंगे और 400 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। हमने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। वैसे तो 500 ग्राम गेहूं के आटे के लिए 250 ग्राम गुड़ सफिशिएंट रहता है, लेकिन इस रेसिपी में हमने कई मसाले ऐड किए हैं और मसालों में अपना थोड़ा सा तीखापन होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने गुड़ की क्वांटिटी ज्यादा रखी है। गुड़ को मेल्ट करते समय हीट को हमें लो रखना है। गुड़ को मेल्ट करते समय कभी भी हीट को ज्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि तेज हीट पर जो हमने पानी ऐड किया है वो जल जाएगा और चाशनी की कंसिस्टेंसी काफी थिक हो जाएगी और ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी की चाशनी होने से लड्डू सख्त हो जाएंगे। गुड़ को लो हीट पर मेल्ट करने के बाद अब हीट को मीडियम करना है और मीडियम हीट पर चाशनी को करीब 6 से 7 मिनट तक पकाना है। चाशनी को पकते हुए करीब 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ चाशनी में किसी भी तरह का तार नहीं बनाना है। अब थोड़ी सी चाशनी को उंगलियों के बीच में लेकर इस तरह से चेक करें। तैयार चाशनी में बहुत ज्यादा चिपचिपापन है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का तार नहीं बन रहा है। लड्डू बनाने के लिए हमें बस इसी कंसिस्टेंसी तक चाशनी को पकाना है। अब हीट को ऑफ कर देना है। चाशनी को तैयार करने के बाद इसे हमें ठंडा नहीं करना है। गर्म चाशनी को ही हमें बाकी सामग्री के साथ मिक्स करना है। कई बार गुड़ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, इसीलिए चाशनी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब इस चाशनी को बाकी सामग्री के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान रहे चाशनी इस समय काफी गर्म है, इसीलिए आपको यहाँ पर हैंड का यूज बिल्कुल नहीं करना है। स्पैचुला की हेल्प से ही पूरी सामग्री को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पैचुला की हेल्प से ही पूरी सामग्री को उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है। पूरी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करके लड्डू बनाने के लिए हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब अपने हैंड को ऑयल या घी से ग्रीस करेंगे और इसके बाद हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह से एक हाथ से बाइंड करेंगे। इसके बाद में इसे दोनों हाथों से इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप देंगे। ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेंगे ही, साथ में ये आपको एनर्जी भी देंगे क्योंकि इसमें हमने कई ड्राई फ्रूट्स का यूज किया है। सभी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये लड्डू बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। आप इन लड्डुओं को एक बार बनाकर फ्रिज से बाहर 1 हफ्ते तक
और फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई